लेक्चर नंबर 2 जिसके अंदर हम लोग एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे। तो और इसके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेंगे जो आपके धीरे धीरे अब काम आना शुरू हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले सर्कुलर मोशन के अंदर बनने वाले एक्सेलरेशन की हमें अच्छी से जानकारी होनी चाहिए कि कितने तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं और उनके काम क्या क्या होते हैं। तो देखो, सर्कुलर मोशन के अंदर दो तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं और जिनके दो डिफरेंट काम होते हैं। मतलब मजेदार बात यह है कि सर्कुलर मोशन में दो डिफरेंट काम के दो डिफरेंट एक्सेलरेशन होते हैं। तो चलो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहला एक्सेलरेशन जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसकी प्रॉपर्टीज समझते हैं कि ये क्या करता है और इसका काम क्या होता है। तो जैसे मान लो एक पार्टिकल v की टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसका रेडियस r है। तो सर्कुलर पाथ में घूमने पर जो पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होता है, जो एक एक्सेलरेशन तो होता ही होता है, उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल, जो कि सेंटर की तरफ हमेशा एक्ट करता है। अब इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम क्या है? ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहीं पर भी पार्टिकल देखो आप सर्कुलर पाथ में, डायरेक्शन इसका हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा। तो किसी भी लोकेशन में हम पार्टिकल को चेक करेंगे ना, तो इसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा और ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन में रहेगा। इसको कई बार रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं। रेडियल इसलिए क्योंकि वो सेंटर वाली लाइन यानी रेडियल लाइन की तरफ एक्ट कर रहा है। तो प्रॉपर्टीज इसकी ये होती है कि इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है भाई, सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ लगता है। काम क्या होता है? तो इसका काम होता है वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कराना। तो इट कैन ओनली चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो ये सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के डायरेक्शन को ही चेंज कर सकता है, मैग्नीट्यूड को चेंज करता ही नहीं। तो इट कैन ओनली चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। फॉर्मूला, तो फॉर्मूला जो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, वो दो फॉर्मूले हम लोग लिखते हैं। पहला फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होता है, वो होता है v²/r। दूसरा, v को आप इसके अंदर r ओमेगा डाल दो तो यही फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा और बन जाएगा r ओमेगा स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं हमारे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। इसको निकालने के लिए आपको स्पीड की जरूरत है, बिना स्पीड के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं आएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। इसलिए ए सेंट्रीपिटल का वेलोसिटी के साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ए सेंट्रीपिटल परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, इसलिए ए सेंट्रीपिटल का डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी के साथ लेने पर वो हमें 0 मिलता है। तो वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के साथ 0 डॉट प्रोडक्ट दे 100% वो सेंट्रीपिटल होगा। तो कभी भी पूछा जाए बताओ ये एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है या नहीं है, तो पहचान एक ही है, वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, अगर 0 मिल जाए तो वो सेंट्रीपिटल है। अगली बात, फोर्स। इसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और कुछ नहीं होती, कोई ऊपर से उतरी हुई फोर्स नहीं होती, वो होती है नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर यानी मास इनटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो m से मल्टीप्लाई करने पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है और इसका फॉर्मूला एक्सपैंड करने पर आता है mv²/r और mr ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर को हम बोलते हैं। ये बात अच्छी तरह ध्यान रखना, मैं लिख भी दूं नहीं तो फिर भूल जाओगे आप। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है F सेंट्रीपिटल is net force towards center। ओके, अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी पर। अगली प्रॉपर्टी ये रही, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स का डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी के साथ 0 होता है। अब इसका सिग्निफिकेंस होता है, इसका मतलब होता है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट आप ताजा ताजा वर्क एनर्जी में पढ़ के आए हो, पावर होता है। तो नो पावर इज डिलीवर्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई पावर डिलीवर नहीं करती। अच्छा, फिर इसके बाद अब अगर कोई पावर डिलीवर नहीं करती तो ये फोर्स क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है इसलिए डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगी, इसलिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट यानी वर्क डन भी 0 हो गया। तो इसका सिग्निफिकेंस ये रखना कि नो वर्क इज डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क डन भी नहीं करती। अब वर्क डन हम अच्छी तरह जानते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो क्योंकि वर्क डन 0 है, दिस इंप्लाइज दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0, दिस इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट मतलब स्पीड इज कांस्टेंट, क्योंकि हाफ mv² हो गया।
तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या क्या नहीं करती, ना कोई पावर देती है, ना वर्क करती है, ना काइनेटिक एनर्जी चेंज करती है, ना स्पीड चेंज करती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करती है। तो इसका काम होता है पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाना और बस वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करना। तो ये स्पीड को चेंज नहीं करती, वर्क नहीं करती, पावर नहीं करती, और कोई सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने का काम करती है और कुछ नहीं करती। तो इसको हम यहाँ कंक्लूसिव रिजल्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ना तो पावर डिलीवर करती है, ना ही वर्क करती है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करती, स्पीड कांस्टेंट रहती है। इट कैन ओनली चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो मेरे ख्याल से अब आपको बहुत अच्छे से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के काम समझ आ गए होंगे कि यार सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाना होता है, स्पीड चेंज करना नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी चेंज करना नहीं होता, वर्क नहीं करना होता, पावर नहीं करनी होती। मेरे ख्याल से अब आपको ये बेसिक समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। सॉरी, नेक्स्ट पेज पर अब हम देखने जा रहे हैं इसका दूसरा भाई, जिसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो दूसरा एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब ये क्या होता है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो आप समझो। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पहली बात तो टेंजेंट की तरफ लगता है, तो इस तरीके से। अब ये टेंजेंट की तरफ लगता हुआ एक्सेलरेशन इस पार्टिकल की स्पीड को घटाता है और बढ़ाता है, यानी इसका काम होता है स्पीड को घटाना एज वेल एज स्पीड को बढ़ाना। सेम डायरेक्शन में लगा तो बढ़ा देगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगा तो घटा देगा। ओके, तो इधर चलने पर पार्टिकल की स्पीड और बढ़ गई, v' कर दिया। तो इस at के इन्फ्लुएंस में ही पार्टिकल की स्पीड बढ़ती चली जाती है। अब इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। इट एक्ट टुवर्ड्स टेंजेंट, इट्स फंक्शन इज टू इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड। तो ये पार्टिकल की स्पीड को घटाने या फिर बढ़ाने का काम करता है। फॉर्मूला, इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, या तो लिख लो dv/dt, वही अपना पुराना, या फिर इसको लिख सकते हो आप r अल्फा, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में देखा था। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले हैं, एक dv/dt और एक r अल्फा। तो बिल्कुल आप ऐसे समझ लो, at का काम है v की देखरेख करना, ठीक है ना। अब इसी तरह पार्टिकल जब घूम रहा होगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी होगी इधर की तरफ। अब ये at है तो फिर अल्फा भी है, अल्फा का काम होगा ओमेगा की देखरेख करना। तो अल्फा ओमेगा को घटाता बढ़ाता है और at v को घटाता बढ़ाता है। तो दोनों अपनी जगह पर काम करते हैं। एंगुलर वाला एंगुलर वाले की देखरेख करता है, लीनियर वाला लीनियर वाले की देखरेख करता है। अच्छा, तो फॉर्मूला तो ये हो गया चौथा नंबर। अब चौथे नंबर पर आता है फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स, तो टेंजेंशियल फोर्स अगर आप देखोगे तो टेंजेंशियल फोर्स हो गई Ft इज इक्वल्स टू m टाइम्स at। अब ये टेंजेंट की तरफ एक्ट करती है। अब इसका काम क्या क्या होता है? सिंस F टेंजेंशियल इज पैरेलल टू वेलोसिटी, तो पावर जो ये टेंजेंशियल फोर्स देगी वो हो जाएगी Ft इंटू v। तो पावर इसकी वजह से जीरो नहीं होती है, पावर देती है। अब पावर देती है एज वेल एज वर्क इज डन बाय टेंजेंशियल फोर्स, और इसकी वजह से किया जाने वाला वर्क डन जो होता है टेंजेंशियल फोर्स का, वो होता है टेंजेंशियल फोर्स इनटू में जितनी पाथ पर ये एक्ट कर रही है, यानी इनटू पाथ लेंथ। और यही वर्क डन रिस्पॉन्सिबल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए, यानी कि पार्टिकल की स्पीड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या फोर्स के कारण वेरिएबल होती है। तो आपने इतनी सारी प्रॉपर्टीज दोनों एक्सेलरेशन की देखी, दोनों के दो अलग अलग काम है। सेंट्रीपिटल का काम है पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाना और सिर्फ उसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करना, और ऐसे करना कि वो सेंटर के चारों तरफ घूमता रहे। वो कोई पावर नहीं देता, कोई वर्क नहीं करता, ठीक है ना, स्पीड चेंज नहीं करता, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करता, ये सब कुछ करता है। पर ये सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ स्पीड को घटाने और बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर एक सर्कुलर मोशन की बात करी जाए तो उसमें कौन सा एक्सेलरेशन तो हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता? तो सेंट्रीपिटल तो भाई हमेशा होगा, टेंजेंशियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसी बात को हम यहाँ हाईलाइट करके लिख सकते हैं। तो फॉर, तो या इन एनी सर्कुलर मोशन, तो किसी भी सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल मस्ट बी देयर।
टेंजेंशियल मे और मे नॉट बी तो टेंजेंशियल प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है और वो है स्पीड को घटाना और बढ़ाना। बट टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल का काम है सर्कुलर पाथ में घुमाते रहना। तो अब इसी बेसिस पर हमारा सर्कुलर मोशन वो अगले लेक्चर में मैं क्लासिफाई करूंगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिलहाल अब हम बात कर लेते हैं नेट एक्सेलरेशन की। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, तो अब क्या पहचान है कि सर्कुलर मोशन में दोनों एक्सेलरेशन होंगे। तो पहचान यही है ना कि अगर स्पीड घटेगी बढ़ेगी तो भाई टेंजेंशियल होगा, और अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो सिर्फ सेंट्रीपिटल होगा। तो सारा खेल स्पीड का होता है। तो जब भी सर्कुलर मोशन का सवाल कर रहे हो स्पीड देख लो। अगर स्पीड कांस्टेंट मिल गई तो सिर्फ और सिर्फ आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगा। स्पीड अगर वेरिएबल मिल गई तो सेंट्रीपिटल तो रहेगा ही रहेगा, टेंजेंशियल भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो जैसे ये रहा सर्कुलर पाथ, और इस सर्कुलर पाथ में पार्टिकल घूम रहा है, ये पार्टिकल की स्पीड है, और इसके पास दो एक्सेलरेशंस है, एक टेंजेंट की तरफ और एक सेंटर की तरफ। इसका काम है स्पीड को घटाना बढ़ाना, इसका काम है पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाना। अब अगर हम इनका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो हमें पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये हमने पैरेललोग्राम बना लिया। अब अगर मैं इसका नेट एक्सेलरेशन देखूं तो ये आ गया पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन। इसका एंगल यहां से मैंने थीटा ले लिया। ये लाइन कहलाती है रेडियल लाइन और ये लाइन कहलाती है टेंजेंशियल लाइन। तो इसको मैं बोलूंगा रेडियल एक्सिस, और वाली जो एक्सिस है इस एक्सिस को हम बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सिस। ठीक, अब अगर हमें ये ए नेट निकालना है तो ए नेट निकालने के लिए इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी कि भाई ये चीज जो है ए टी के ही बराबर हो गई। अब आप बड़े आराम से ए नेट लिख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। तो ए नेट की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो वो हो गया अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, और ए सी का फॉर्मूला आप जानते ही हो, वो हो गया वी स्क्वायर बाई आर या फिर आर ओमेगा स्क्वायर, और ए टी का फॉर्मूला भी आप जानते ही हो, ये हो गया डी वी बाई डी टी या फिर ये हो गया हमारा आर अल्फा। ओके, अब अगर हमें रिजल्टेंट का एंगल निकालना है तो वो टेन थीटा, ये थीटा ध्यान रखना मैंने रेडियल एक्सिस से लिया है। अगर टेंजेंशियल एक्सिस से दिया हो तो हमें फिर वहां से ट्रायंगल लेकर के इसका एंगल वर्कआउट करना पड़ेगा। तो टेन थीटा की वैल्यू होगी मेरे पास 80 अपॉन AC। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने दोनों एक्सेलरेशंस को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है ना। अब अगर पार्टिकल के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा तो ऐसे सिचुएशन में स्पीड वेरी करती रहेगी, और स्पीड वेरी करती रहेगी जैसे जैसे स्पीड बढ़ती चली जाएगी, नेट एक्सेलरेशन की जो शिफ्टिंग है वो हमारी इस तरफ होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये चीज स्पीड को अपने अंदर कंटेन करती है। तो स्पीड बढ़ने के साथ साथ AC बढ़ता चला जाता है। तो इन सर्कुलर मोशन जब टेंजेंशियल एक्ट करता है तो नेट एक्सेलरेशन की जो शिफ्टिंग होती है वो शिफ्टिंग होती है हमारी रेडियल एक्सिस की तरफ। तो एज स्पीड ऑफ पार्टिकल increases due to AT, A net turn towards AC, या फिर ऐसे बोला जाए रेडियल एक्सिस। तो इसी पे एक डायग्राम देख लेते हैं जो आपको ये क्लियर कर देगा। देखना, अब डायग्राम ये रहा, पार्टिकल यहां पर था, इनिशियली रेस्ट पर था। ठीक है ना, और हमने इसे AT का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया। अब इस वक्त अगर आप चेक करोगे तो नेट एक्सेलरेशन, अच्छा तो चलो मैं नेट एक्सेलरेशन एक साथ ही दिखाता हूं। ये हुआ t = 0 का डायग्राम जब पार्टिकल रेस्ट पर था। अब पार्टिकल यहां पहुंचा, इसने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली ड्यू टू AT के एक्सेलरेशन। अब पार्टिकल यहां पहुंचा, इसकी वेलोसिटी थोड़ी और बढ़ गई ड्यू टू AT का एक्सेलरेशन, v डैश कर लो। यहां पहुंचने पर और बढ़ गई, v डबल डैश हो गई ड्यू टू AT का एक्सेलरेशन। अब देखते हैं होगा क्या। अब दूसरा एक्सेलरेशन दिखाते हैं। इस जगह पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि पार्टिकल रेस्ट पर है। इस जगह पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, वैल्यू v स्क्वायर बाई आर है। इस जगह पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ज्यादा है, वैल्यू v डैश स्क्वायर बाई आर है। इस जगह पर और ज्यादा है और इसका वैल्यू v डबल डैश स्क्वायर बाई आर है। तो जब देख रहे हो ना आप, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती चली जा रही है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बढ़ता चला जा रहा है। अब रिजल्टेंट हमेशा उस तरफ होता है जो चीज ज्यादा होती है। तो इस जगह पर नेट एक्सेलरेशन AT की तरफ ही है क्योंकि ये तो बेचारा 0 ही है। इस जगह पर नेट एक्सेलरेशन थोड़ा सा इधर टर्न हुआ, इस जगह पर नेट एक्सेलरेशन थोड़ा और बीच में टर्न हो गया, इस जगह पर नेट एक्सेलरेशन और इधर साइड पर टर्न हो गया। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती चली जा रही है नेट एक्सेलरेशन की शिफ्टिंग AT वाली तरफ से AC वाली तरफ की होती चली जा रही है। तो ये भी एक कंसेप्चुअल हमारे अंदर सर्कुलर मोशन के अंदर बनता है। मैंने बोला था ना सेकंड लेक्चर से मजे आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि यहाँ से इंटरेस्टिंग काम शुरू होता है। ये मेरा एक्सपर्टीज है, यहाँ मजे आएंगे आपको सर्कुलर मोशन में। अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है हमारे प्रॉब्लम्स की।
तो प्रॉब्लम में अब आप देखो, पहले तो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आपके लिए रखे हैं मैंने ताकि एक कंसेप्ट फिर से रिवाइज हो जाए, क्लियर हो जाए। तो ये कह रहा है पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स व्हिच इज ऑलवेज नॉर्मल। तो फोर्स जो है नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, यानी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो भाई वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो सेंट्रीपिटल हो गई, इसका मतलब पाथ सर्कुलर हो गया, और लगने वाली फोर्स सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल है, जो कि पार्टिकल की वेलोसिटी के सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कराएगी और किसी चीज को चेंज नहीं कराएगी। तो आप चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो भाई वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, तो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट है ना, तो इट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, तो ये भी गड़बड़ हो गया। इट्स स्पीड इज कांस्टेंट, ये ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड हो गया। इट मूव्स इन सर्कुलर पाथ, तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन हमारे सी और डी करेक्ट हो गए, यानी सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। अब ये कह रहे हैं AR एंड AT रिप्रेजेंट्स रेडियल एंड टेंजेंशियल। रेडियल मतलब वही सेंट्रीपिटल हो गया है ना, और टेंजेंशियल ये दे रखा है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी द सर्कुलर इफ, तो सर्कुलर मोशन कब होगा, तो सेंट्रीपिटल तो होना ही चाहिए, सेंट्रीपिटल के गायब होने से सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। तो AR 0 नहीं होगा। AR 0 वाले जितने ऑप्शन है सब हटा दो। AR नॉट इक्वल्स टू 0, बिल्कुल ठीक बात। AT इज इक्वल टू 0, सही है। AR नॉन 0, AT नॉन 0, सही है। इसमें स्पीड वैरी करेगी, इसमें स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। दोनों ही सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ये कांस्टेंट स्पीड वाला और ये वेरिएबल स्पीड वाला। तो मेरे ख्याल से अब आपको कांसेप्ट तो आ गया। अब न्यूमेरिकल देखो, तो ये कह रहा है पार्टिकल इज मूविंग विद इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टाइम t आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ मोशन। अब ये एक अच्छा सवाल है, पहले इसका डायग्राम लेते हैं। तो ये रहा सर्कुलर पाथ और बिगिनिंग ऑफ मोशन, तो शुरू में पार्टिकल यहाँ पर था, रेस्ट पर था, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस पे लगना शुरू हुआ एट टाइम t, तो किसी जनरल टाइम t पर। तो भाई पहुंचो जनरल टाइम t पर, मान लो पार्टिकल यहाँ पहुंच गया। अब इसके पास स्पीड आ चुकी है, क्यों, क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल। तो इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बाद स्पीड जो इसके पास आई है वो हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेंगे। v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, u हो गया 0 और v की वैल्यू मेरे पास आ गई AT इंटू टी। तो हमेशा ध्यान रखना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से पहले स्पीड निकाल लो ताकि आगे बढ़ने का हमारे पास रास्ता अवेलेबल हो। अब स्पीड आ गई तो भाई सेंट्रीपिटल भी आ गया, और सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला हो गया v²/r। अब ये बोल रहा है द नेट एक्सेलरेशन इज एट 45 डिग्री विद द रेडियस वेक्टर। तो अब हमें नेट एक्सेलरेशन चाहिए, मैं अलग से डायग्राम ले रहा हूँ एक और। तो अब सीन ये कि पार्टिकल के पास इधर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है ही है, एज वेल एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है जिसका वैल्यू v²/r है, और नेट एक्सेलरेशन ये रहा जिसका रेडियल एक्सिस से एंगल दे रखा है 45 डिग्री। तो ये हो गया मेरे पास AT। अब हम लगा देते हैं tan थीटा की आइडेंटिटी। तो tan 45 इज इक्वल्स टू AT अपॉन AC, और डाटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो AT इज इक्वल्स टू मिल गया AC। AT का फॉर्मूला हो गया r अल्फा और AC का तो अपना v²/r ही हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे v की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट करी थी वो थी AT इंटू टी, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो आप इसको एक बार में ही सब्स्टिट्यूट कर दो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। अभी AT पढ़ा रहने दो, AC की जगह डालो v²/r। v की वैल्यू आ गई मेरे पास AT² इंटू t² बाई में r, एक AT कट गया, तो AT इंटू t²/r इज इक्वल्स टू 1। अब AT की जगह डाल दो r अल्फा, और इधर से अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/t²। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का जो वैल्यू हमें निकालना था वो मेरे पास आ गया 1/t²। ऑप्शन नंबर मेरे पास सेकंड करेक्ट हो गया। तो अब आपने देखा कि हम लोगों ने कैसे सर्कुलर मोशन के बेसिक कंसेप्ट ठीक किए। तो AC और AT मेरे ख्याल से अच्छे से आ गया होगा, ANET आ गया होगा। इसका और डिटेल्ड एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो अभी मैं इसको यही वाइंड अप कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।